जिसको कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन ने एडॉप्ट किया और इसको एक्सक्यूट किया जी। जो आम लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। अक्सर आपने देखा होगा कि अमित शाह काम करते रहे हैं और अमित शाह जब इन सब चीजों पर काम करते हैं तो उसका परिणाम वो ला करके रखते हैं। ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही है और इन दोनों सीटों में जो अभी वर्तमान विधायक है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी उम्र हो गई है, इसलिए उनको अन्यत्र किसी काम में लगाया जाएगा। इस 32 सीटें जीत करके ये बात साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी में मादा है। दीघा में भी संजीव चौरसिया लंबे समय से काम कर रहे हैं बिल्कुल। और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो वहां भी छेड़छाड़ की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। बिहार में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो मेन बेस लाइन है हिंदुत्व, धर्म और संस्कृत से लेकर के बाकी की चीजें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो देखिए दर्शकों, आपको इंतजार होगा 3 तारीख का। 3 तारीख मतलब 1, 2, 3 नहीं, 3 तारीख का अर्थ है 6, 11 और 14। 2 दिन मतदान होना है और 1 दिन उसका जो है फैसला आने वाला है। आप हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात देख रहे हैं और हमेशा की तरह बाबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो आपको भीतर की बात बताने जाएंगे कि आखिर गेम चेंज कौन करने वाला है और गेम चेंजर कौन होगा। देखिए, आपको बता दें कि अभी चुनाव जो है वो नजदीक है और ये बैठकों का दौर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, बैठक किए जा रहे हैं। लेकिन बाबा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीए में भी लगातार बैठकें हो रही हैं, सम्राट चौधरी भी बयान दे रहे हैं, सभी बयान दे रहे हैं, लेकिन गेम चेंज कैसे होगा? क्या बदलाव दिखाई पड़ रहा है बाबा? देखिए, सबसे पहला गेम चेंजर तो जिस दिन हम धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभार दिया गया उसी दिन हम समझ गए थे कि गेम बदलने वाला है और अमित शाह के जाते ही धर्मेंद्र प्रधान को भेजने के मायने कुछ होते हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान बिहार को नस नस से जानते हैं। बिल्कुल। कारण कि 2014-15 का अगर आप काल देखें तो उस समय धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में एक अलग तरह का माहौल पैदा किया था और बिहार ने बहुत बेहतर रिजल्ट दिया था। जब आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, कुछ ना कुछ संकट हरी के लेके जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि उस समय विकट परिस्थिति से गुजर रही थी एनडीए गठबंधन। नीतीश कुमार ने छोड़ा था एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार के विरुद्ध ये सब कुछ चल रहा था। 2014 के चुनाव में जब नीतीश कुमार साथ में नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं था बिहार का चुनाव, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 31-32 सीटें जीत करके ये बात साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी में मादा है। जी। नरेंद्र मोदी का नाम था और अमित शाह बगल के राज्य में बैठ करके वहां से स्ट्रेटजी बना रहे थे। इस बार 2025 के चुनाव में आपने देखा होगा कि अमित शाह बिल्कुल साइलेंट थे, लेकिन अचानक जब वो एक्शन में आए उसके बाद से आप देख लीजिए कि बिहार में कितनी तेजी से परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। याद कीजिए आप वो दिन, जिस दिन को बिहार में उतारने के लिए और इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए एक शख्स की भूमिका बहुत बड़ी थी। जी। मैं उसका नाम लूंगा, उसकी चर्चा भी करूंगा। लेकिन पुनौरा धाम में जब माता सीता के मंदिर का प्रारंभ हो रहा था, शिलान्यास किया जा रहा था, तो उस समय लंबे समय के बाद जो धूर विरोधी कहे जा रहे थे अमित शाह और नीतीश कुमार, बिल्कुल कहा जा रहा दोनों में नहीं पड़ता है, लेकिन इंटरनली सब कुछ बिल्कुल ठीक था। और ये बात पुनौरा धाम के जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब दिखाई पड़ा, शिलान्यास चल रहा था तब दिखाई पड़ा और इसको रणवीर नंदन ने पूरा किया था। रणवीर नंदन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ उन्होंने तुरंत उस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद जो धार्मिक न्यास का समागम किया वो भी एक बहुत ही सफल कार्यक्रम साबित हुआ। खैर, इन सारी बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वो ऐसा अवसर था जब नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों एक मंच पे आए, दोनों के बीच में बातचीत हुई और उस बातचीत ने एक फैसला ले लिया कि अब आगे क्या करना है। फैसला हो गया और उस फैसले का मूर्त रूप देखने को मिला कि नीतीश कुमार ने अमित शाह को एक्सेप्ट किया और दोनों ने मिलकर के जो फैसला किया वो फैसला अब जमीन पर दिखने लगा और मुलाकात हुई भी थी उनकी। बिल्कुल धड़ाधड़ घोषणाएं होने लगी। अब देख लीजिए 125 यूनिट बिजली से लेकर के महिलाओं को 10,000 देने तक का, और छोटी छोटी घोषणाएं लगभग 2 दर्जन ऐसी घोषणाएं हैं जिसने आम जनता को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया है। ये तो एक स्ट्रेटजी हो गई जिसको कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन ने एडॉप्ट किया और इसको एक्सक्यूट किया जी, जो आम लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये तो वो तरीके थे जिससे आम लोगों तक सरकार के काम पहुंचे और सरकार ने जो सुविधाएं दी वो पहुंचा। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है। वो स्ट्रेटजी होती है कि चुनाव लड़ने के लिए आप कैसे अपने
गोटियों को फिट करेंगे। शतरंज के खेल की तरह होता है कि घोड़ा 2.5 घर चलता है बिल्कुल और बाकी आप देखिए कि हाथी एकदम बिल्कुल सीधा ही चलता है। हाथी जी। हाथी मदमस्त एकदम सीधा चलता है। उसी तरह से चुनाव में भी आपको गोटियों को अपने फिट करना पड़ता है और अंतिम में चारों तरफ से घेर करके राजा को चेकमेट करना पड़ता है। यहाँ जो बिहार में परिस्थितियां बनी थी, आपने देखा होगा कि 2 महीने में कितना सब कुछ बदला, बिल्कुल कि 2 महीने में सारे सर्वे बदल गए। अब सबसे बड़ी बात कि अगर राजा हो और उसका मुकुट नहीं हो तो उसकी क्या औचित्य है। सवाल तो होगा ही। राजा का मुकुट है राजधानी, और राजधानी के जब 5 सीटों की 6 सीटों की चर्चा हम करते हैं तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऐसे खूंटा गाड़ करके रखा है। क्या इस बार ये खूंटा गड़ा हुआ रहेगा या खूंटा पर हिलडोल होगा? बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से इस बार फोकस किए हुए है कि जो शहरी क्षेत्र के सीट है उन सीटों पर हम विशेष तवज्जो देंगे। बिल्कुल। और इसको लेकर के जो आप लोगों ने सर्वे किया है उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली। कहीं कहीं पर उम्र का तकाजा है, कहीं लंबे समय से जो लोग चल रहे हैं उन लोगों को लेकर के अच्छी और बुरी दोनों तरह के अनुभव हैं, तो कहीं कहीं पार्टी को ऐसा लगता है कि नए लोगों को चांस दिया जा सकता है। जी। इस पूरी स्ट्रेटजी पर अक्सर आपने देखा होगा कि अमित शाह काम करते रहे हैं, और अमित शाह जब इन सब चीजों पर काम करते हैं तो उसका परिणाम वो ला करके रखते हैं, समक्ष दिखता है। बिल्कुल। ऐसे में हम आपको आधा दर्जन ऐसे लोगों के नाम बताएंगे जिन लोगों को इस बार चुनावी मैदान में उतार करके अमित शाह एक अलग तरह की परीक्षा करेंगे, और ये वो लोग होंगे जो आने वाले समय में कम से कम 20 साल तक के लिए बिहार का मुस्तकबिल तय करेंगे। जी। जिसमें सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का आपने सुना होगा। लगातार सम्राट चौधरी का नाम लगातार आ रहा है, और सम्राट चौधरी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फ्रेम में रखा, मेन फ्रेम में रखा है, आप देख लीजिएगा कि जितना अध्यक्ष नजर नहीं आते हैं, जितना और लोग नजर नहीं आते हैं, उतना सम्राट चौधरी नजर आते हैं। बिल्कुल। और सम्राट चौधरी के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के सारे फैसले जो है वो करके उनसे गुजरते हैं। जी। इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, और सम्राट चौधरी के लिए पटना राजधानी की सीट तैयार की गई है, वो चुनाव लड़ेंगे। जी। इसमें से 2 सीटों पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा खूब चल रही है। एक सीट है जो पटना साहिब का है, पटना साहिब, और दूसरी सीट है उससे सटे हुए कुम्हरार की सीट। जी। अब इन दोनों सीटों के समीकरण को यदि बढ़िया से आप देख लें तो ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, और इन दोनों सीटों में जो अभी वर्तमान विधायक है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी उम्र हो गई है, इसलिए उनको अन्यत्र किसी काम में लगाया जाएगा और मेन फ्रेम से उनको अलग किया जाएगा। और अब हमको लग रहा है दर्शकों को समझ आ रहा होगा कि ये खास कार्यक्रम का नाम भीतर की बात ही क्यों है। तो अब ऐसे में आप समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी या तो पटना साहिब से लड़ेंगे या कुम्हरार से। बिल्कुल बिल्कुल। पटना साहिब और कुम्हरार में हम 2 डिफरेंसेस निकाल के दिखा देते हैं। कुम्हरार में अक्सर यहां से आपने देखा होगा कि 3 बार से जीतते आ रहे हैं अरुण सिन्हा, बिल्कुल, जो कायस्थ समाज से आते हैं, और ये समाज बहुत लिमिटेड दायरे में अपना हक हिस्सा मांगता है। जी। इसके हिस्से पर आप छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो पटना की 2 सीटें हैं वो काफी प्रभावी रहती हैं इस समाज के लोगों से। बिल्कुल। एक तो ये कुम्हरार का सीट है, और दूसरा बांकीपुर की सीट, जहां से नितिन नवीन जीत करके आते हैं। नितिन नवीन पर किसी तरह का कोई गाज गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम कुम्हरार की चर्चा करेंगे उससे पहले हम आपको चर्चा कर लें कि एक शख्स तो हमने सम्राट चौधरी को आइडेंटिफाई किया, जिनको चुनाव लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी उनको फ्रंट से लीड करने के लिए लीडर के रूप में लाना चाहती है। दूसरा नाम मंगल पांडे का आ रहा है। मंगल पांडे, चिराग पासवान से भी उनकी मुलाकात हुई है। मंगल पांडे को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। लंबे समय से मंगल पांडे कभी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और मेन फ्रेम में रहे हैं। मंगल पांडे कहा जाता है कि जब सुशील मोदी पूरी तरह से फ्रेम में थे तो मंगल पांडे उनके राइट हैंड हुआ करते थे। बिल्कुल। और इन दोनों की जोड़ी जमती भी बहुत थी। मंगल पांडे को इस बार भारतीय जनता पार्टी जमीनी राजनीति में उतार करके और उनको एक बड़े रोल में देखना चाहती है। बिल्कुल। इसके लिए 2 सीटें इनको भी तय की जा रही हैं। मंगल पांडे के लिए भी एक सीट जिसकी चर्चा चल रही है कुम्हरार, लेकिन कुम्हरार में बहुत हद तक वो फिट बैठते नहीं है। जातीय समीकरण के आधार पर देख लें या और किसी समीकरण के आधार पर देख लें जी, तो इनके लिए जो दूसरी सीट सबसे मुफीद मानी जा रही है वो सीट मानी जा रही है दानापुर या दीघा की। दीघा में भी संजीव चौरसिया लंबे समय से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो वहां भी छेड़छाड़ की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है जी। तो मंगल पांडे के लिए संभावित बताया जा रहा है कि वो एक सीट दानापुर की हो सकती है, या फिर दानापुर से उनको भेजा जा सकता है सिवान, जहां के वो रहने वाले हैं।
पहली उनकी प्रायोरिटी जो है वो राजधानी की सीट पर, और दूसरी प्रायोरिटी है कि अगर इस पर वो फिट नहीं बैठते हैं तो हारने के लिए तो आप उतारेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए और उनको लीड करें, लीडर के रूप में सामने रहे, इसलिए उनको सिवान भी भेज सकती है। बिल्कुल, वहां भी एक जगह खाली नजर आ रहा है जहां भरने के लिए काफी, आपने देखा होगा लोकसभा में उन्होंने मेहनत भी किया है और वहां से रिजल्ट भी उन्होंने बेहतर दिया है, तो एक संभावना वो बनती है। एक नाम आता है राजेंद्र सिंह का। बाबा मंगल पांडे का एक बार और बता दीजिए, वो कौन सा 2 सीट है जो आपने कहा है? मैंने कहा कि पहली सीट उनकी थी कुम्हरार, उनको कहा जा रहा था, उसके बाद कुम्हरार में कोई समीकरण नहीं बनता था, तो उन पर जो चर्चा हुई वो दीघा और जाकर के दानापुर की हुई। लेकिन दीघा की सीट ऑलरेडी संजीव चौरसिया वहां बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनको छेड़ा नहीं जा सकता। 36% वोट की बात है। वहीं अगर बात हम करें तो दानापुर की, तो दानापुर भी उनके लिए जितना चाहा जाए उतना मुफीद नहीं है, तो हो सकता है कि दानापुर की सीट के लिए एक और छत्रप को तैयार किया गया है। अगर वो रेडी हो जाते हैं तो उनको वहां से उतारा जाएगा और इनको सिवान भेजा सकता है, और वो छत्रप है रामकृपाल यादव। जी रामकृपाल यादव को उतार करके यादवों के गढ़ में सेंधमारी करना चाहती है। और लालू प्रसाद के राइट हैंड कभी कहे जाते थे रामकृपाल यादव, जिन्होंने लालू प्रसाद को हराया चुनाव, लालू प्रसाद को नहीं मतलब राष्ट्रीय जनता दल को हराया, उनकी बेटी मीसा भारती को 2 बार हराया है, इस बार मीसा भारती ने उनको पटकनी दे दी है। रामकृपाल यादव के आने से एक बात होगा कि लालू प्रसाद की राजनीति और यादवों का जो पटना मेन में चलता है उसको कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपने पक्ष में करने का मादा रखते हैं रामकृपाल यादव। बाबा, आप दर्शक इंतजार कर रहे, वो तीसरा नाम कौन सा है जो आप लेने जाएंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और रामकृपाल यादव, इसके अलावे अभी मैंने 6 नामों की चर्चा की है। इसके अलावे एक नाम आ रहा है राजेंद्र सिंह का, जो कि आपको पता है कि राजेंद्र सिंह बीच में उनको लेकर के बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब वो है तो उनको दिनारा से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। आरके सिंह भी एक ऐसे शख्स हैं जो अभी हाल फिलहाल में उनके कई बयान आपने सुने होंगे, बिल्कुल चर्चा ही में आरके सिंह। ये भी चुनाव हार गए हैं आरा से, 2 बार वहां से सांसद रह चुके हैं लेकिन हार गए हैं, तो अब विधानसभा चुनाव लड़ा करके इनको राजपूत वोटों को बटोरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सभी बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम हमने बताया था, हमने शुरुआत में बताया था कि एक शख्स थे जिन्होंने बिहार में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो मेन बेस लाइन है, हिंदुत्व, धर्म और संस्कृत से लेकर के बाकी की चीजें, उसको लेकर के कहीं ना कहीं रणवीर नंदन ने एक बड़ा काम किया। और रणवीर नंदन ने जहां एक तरफ पुनौरा धाम में आपने देखा होगा कि दोनों को एक जगह जुटाया, मिलाया, बिल्कुल, वहीं मैंने ये भी बताया कि धार्मिक न्यास समागम करा करके उन्होंने ये दिखाया कि अभी भी हिंदुत्व और सनातन एकजुट है जी। इसको लेकर के उन्होंने जो कार्यक्रम किया वो कार्यक्रम काफी चर्चित भी रहा। और सबसे बड़ी बात है कि रणवीर नंदन जिस समाज की जरूरत है उस समाज से आते हैं। बिल्कुल, रणवीर नंदन कायस्थ समाज से आते हैं और कायस्थ समाज से आने के साथ साथ वो अन्य समाजों में भी बहुत पॉपुलर नेता है। जमीनी जुड़ाव उनका है और उनके बारे में अगर कहा जाए तो धार्मिक न्यास परिषद के अभी वो अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। उनके खासियत ये रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शुरू से, प्रारंभ से ही रहे हैं। खेल कूद से उनका एक बड़ा नाता रहा है, बिल्कुल, यूथ उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं और किसी भी काम को अब तक उनको आप दिए तो वो काम को वो अंजाम तक पहुंचाने का मादा रखते हैं। इसके अलावे प्रदेश महामंत्री और छात्र संघ में भी वो काम कर चुके हैं जी। संगठनिक रूप से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड में भी बड़ा अनुभव उनको 11-12 सालों का रहा है जी। इन सभी बातों को लेकर के अंदरूनी राजनीति, राम जन्मभूमि की बात करें तो उसमें भी उनकी एक महती भूमिका रही है। वरीयता के क्रम में भी अगर देखा जाए तो वो एक सिस्टम में आते हैं और कुम्हरार में जिस तरह के व्यक्ति की जरूरत है और जो काम करे, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस एजेंडा पर खरा उतरे, ऐसे में रणवीर नंदन का नाम सबसे ऊपर आता है। तो कुम्हरार के लिए रणवीर नंदन के नाम की भी चर्चा चल रही है। ये चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी कभी भी ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठक पटना से लेकर के दिल्ली तक हो रही है और जो दिल्ली से सूचनाएं आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आधा दर्जन ऐसे नेताओं को आइडेंटिफाई किया है जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के 2025 में विधानसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार को भी काफी इससे बल मिलेगा। बिल्कुल, रणवीर नंदन नीतीश कुमार के जितना करीब है उतना ही भारतीय जनता पार्टी के भी करीब है। सेतु का काम उन्होंने अक्सर किया है, आपने देखा भी होगा, और इसको लेकर के रणवीर नंदन का नाम बहुत तेजी से आगे आया है जी। तो सम्राट चौधरी, रणवीर नंदन, मंगल पांडे, राजेंद्र सिंह, रामकृपाल यादव और आरके सिंह, ये नाम है
जो 6 नामों पे चर्चा जबरदस्त चल रही है और इन 6 नामों पे मुहर लग सकती है। तो देखिए ये कार्यक्रम आप समझ पा रहे हैं कि भीतर की बात क्यों है। शायद आपने जो सोचा नहीं था, बाबा ने आपको वो जो जानकारी ये दी है कि कौन से वो नाम है जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन से विधानसभा से वो तैयारी कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात देख रहे थे। धन्यवाद।